हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पार्ट 1। ये अगला चैप्टर है हमारा। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी खत्म होते होते कौन सी डिस्कवरीज थी जो करी गई थी। सबसे पहला है एक्सरेज। एक्सरेज डिस्कवर किए गए थे रॉन्गटन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था जे थॉम्सन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे नेगेटिव चार्ज होता है जिसमें ई से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। और कैथोड रेज और डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स एंड वर कंफर्म्ड बाय जे थॉम्सन, यानी कि कैथोड रेज को सबसे पहले विलियम क्रूक्स के द्वारा डिस्कवर किया गया और बाद में लेटर ऑन उसको एक्सप्लेन और कंफर्म किया गया जे थॉम्सन के द्वारा। जे थॉम्सन कैलकुलेट द ई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। ईएम रेशियो को भी जे थॉम्सन ने ही बताया था। चार्ज ऑन अ पार्ट इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय आर ए मिलीकैन बाय हिज फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो डिस्कवर किया था आर ए मिलीकैन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। दिस इस्टेब्लिश्ड दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। इससे हमें पता चलता है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो क्वांटाइज हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कैथोड रेज। इफ अ गैस इज फिल्ड इन अ ग्लास ट्यूब एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड देन, यानी कि अगर एक गैस इफ अ गैस इज फिल्ड इन ग्लास ट्यूब, अगर किसी भी ग्लास ट्यूब में एक गैस को भर दिया जाए और बहुत ही लो प्रेशर पे और उसको बहुत ही हाई वोल्टेज उसमें क्या करें अप्लाई की जाए, ठीक है। और डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उनके बीच में एक डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अ फ्लोरोसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास अपोजिट टू द कैथोड, और एक हल्की सी चमक दिखाई देगी ग्लास में जो कैथोड के अपोजिट साइड पे होगी। द कलर ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द ग्लास, और जो कलर होगा उसका डिपेंड करेगा कि ग्लास ट्यूब का जो ग्लास है वो किस कलर का है। दिस ग्लो वाज एट्रीब्यूटेड टू द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द कैथोड विच वाज नेम्ड एज कैथोड रेज, और ये जो ग्लो है ये इसकी वजह से होता है, कैथोड की वजह से होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। इट वाज फाउंड आउट दैट कैथोड रेज कंसिस्टेड ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और हमने ये देखा गया कि जो कैथोड रेज है वो कंसिस्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को। अब आता है ईएम रेशियो। बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब जे थॉम्सन वाज एबल टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज फॉर द कैथोड रेज, यानी कि जब जे थॉम्सन ने, ठीक है, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई किया, दोनों साइड क्या लगा दिया, उसके डिस्चार्ज ट्यूब लगा दिए, तब जे थॉम्सन कैलकुलेट कर सके स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज के लिए, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो, ई मतलब चार्ज होता है और एम मतलब मास होता है, चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं ईएम रेशियो को हम। द वैल्यू ऑफ ईएम रेशियो वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल बाय मेटल यूज्ड एज अ कैथोड एंड द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और जो ईएम रेशियो यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो है ये इंडिपेंडेंट है कि किसी भी प्रकार के मटेरियल से, मेटल से, और ना ही किस गैस में वो डाला गया है, ठीक है। बस वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास पे डिपेंड करता है, या फिर कोई भी है कैथोड रे की चार्ज और मास पे डिपेंड करता है, ना कि उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो वैल्यू है किसी भी कैथोड रे की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो है 1.676 इंटू 10⁻11 कुलाम्ब पर केजी, ठीक है। चार्ज होता है कुलाम्ब, मास होता है केजी में, तो उसकी ऐसा यूनिट हो जाती है कुलाम्ब पर केजी, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। वी नो दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एस्केप द मेटल बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एस्केप्स द मेटल सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इट फुल्स बैक द इलेक्ट्रॉन। हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेटल है उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी जो जगह है वो मेटल से छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो जो मेटल सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस खींच लेता है। सो एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एस्केप अ मेटल इफ इट हैज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कहना चाह रहे हैं कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मेटल्स की सरफेस से तभी भाग सकता है जब उसके पास कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। अब उसी के सबसे पहले आता है वर्क फंक्शन, ठीक है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी कि कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से एस्केप करने के लिए यानी कि
भाग जाने के लिए जितनी एनर्जी का चाहिए होता है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं उस मेटल का। इट इज जनरली मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेसेज। जो वर्क फंक्शन है मेटल का डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पे और उसके नेचर ऑफ सरफेसेज पे। अब है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी सप्लाइड बाय। अब जो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए वो इस तरीके से होती है। पहले होती है थर्मियोनिक एनर्जी। बाय सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स टू इनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। ठीक है, पर उनको इतना हीट कर देंगे जिसकी वजह से कुछ उनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, एस्केप कर जाए। फिर है फील्ड एमिशन। बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल। अब दूसरा है कि जब उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर खींचा चला आएगा मेटल से। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि ऐसी लाइट जिसकी कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसके पड़ने से ही जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट हो जाते हैं मेटल सरफेस से। और जो फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनमें जो फोटो इलेक्ट्रिक के द्वारा हुए होते हैं उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका आता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। तो मेनली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये है कि द मिनिमम एनर्जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वही इफेक्टिव होता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि जब मैंने लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस समाउ फैसिलिटेट द एस्केप ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। यानी कि जब भी कोई लाइट पड़ती है मेटल सरफेस में वो सुविधा बना देती है किसी भी पार्टिकल्स के लिए वहां से एस्केप करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, यानी कि जब लाइट मेटल सरफेस पे गिरती है कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस के नियर जो होते हैं कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट द इलेक्ट्रॉन्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस। और उसके बाद जो लाइट आती है उन पे जो इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे उससे वो एनर्जी गेन करते रहते हैं, धीरे धीरे इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो वहां से एस्केप कर जाते हैं अपने सराउंडिंग स्पेस में। पहला है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तो हमने सिर्फ उसके पढ़ा कि एजम्पशन क्या थे, अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे इसकी स्टडी की जाती है। सबसे पहले लिखा है कि द फिगर डिपिक्ट्स है। हाँ ऑब्वियस बात है, जो ये फिगर है ये दिखा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, देखो ये एक बार ये जो पॉइंट सोर्स है वो एस सन है। ठीक है, सन से लाइट आई, ये मेटल सरफेस में टकराई। अब मेटल सरफेस में टकराने की वजह से बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने एब्जॉर्ब करा, बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करी अपने सराउंडिंग से। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन से एस्केप करके और इलेक्ट्रॉन एस्केप करके दूसरे अपने सराउंडिंग में वापस चले गए। ठीक है, और जहां पर से टकरा के निकलते हैं उसे हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। ठीक, अब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। It consists of an evacuated glass quartz tube having a photosensitive plate C and another metal plate A। ये कह रहा है कि फोटोसेंसिटिव प्लेट C है और दूसरी उसको एक और प्लेट है A। अब इसकी वर्किंग क्या है, monochromatic light from the source S of sufficiently short wavelength passes through the window W and falls on the photosensitive। यानी कि अब ये कहने की जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो जो मोनोक्रोमेटिक विंडो है लाइट है वो W S से निकलती है और प्लेट C पे जाके टकराती है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो इज सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब विच परमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट एंड इरेडिएट द फोटोसेंसिटिव प्लेट C। यानी कि जो ये विंडो हो गया यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो W है, ये क्या करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को सिर्फ अपने यहाँ से आने देता है और उसके अल्ट्रावायलेट लाइट्स को भी आने देता है जिसकी वजह से वो प्लेट C पे टकराती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द प्लेट C एंड आर कलेक्टेड बाय द प्लेट A। अब प्लेट C में जब वो लाइट टकराई तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पर एनर्जी गेन कर रहे होंगे और इतनी एनर्जी गेन कर रहे होंगे कि वो यहाँ से एस्केप हो जाएं और यानी कि प्लेट से उनको एमिट करे और प्लेट ए क्या करे उनको अपने ऊपर इकट्ठा करे, एक तरीके से कलेक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर अगला है द बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सी एंड ए एंड दैट कैन बी वेरी। यानी कि और जो प्लेट सी और ए के बीच में जो बैटरी है पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में वो चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पर वी लगा रखा है तो ये कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, द पोलरिटी ऑफ द प्लेट सी एंड ए कैन बी रिवर्स्ड बाय अ कम्यूटेटर। और जो सी और ए के बीच की जो पोलरिटी है एक कम्यूटेटर की मदद से उसे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। थस द प्लेट ए कैन बी मेंटेन्ड एट अ डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर सी।
अब इसी की वजह से हम प्लेट ए को रख सकते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पोटेंशियल में सी के लिए, ठीक है। जैसे जैसे अगर सी क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेगा तो प्लेट ए को हम पॉजिटिव बना देंगे ताकि वो कनेक्ट कर सके। अगर प्लेट सी क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स को फेंकेगा तो प्लेट ए को नेगेटिव बनाना पड़ेगा ताकि वो कलेक्टर की तरह अच्छे से काम कर सके, ठीक है। When the collector plate A is positive with respect to the emitter plate C, यानी कि जब प्लेट A पॉजिटिव होगा C के रिस्पेक्ट में, the electrons are attracted to it, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। the emission of electrons causes flow of electric current in the circuit, और जो जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वैसे वैसे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। अब जो फोटो करंट होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ता है। इट इज फाउंड दैट फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो फोटो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हो, बिल्कुल दोनों क्या करें, फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट दोनों साथ में बढ़ती है, यानी कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, जो हमने अभी कहा था वो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूले में दिखा भी दिया। दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जितने उसकी इंसिडेंट रेडिएशन है। अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। सर तो पढ़ते हैं, द वेव पिक्चर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज, यानी कि जो वेव पिक्चर है लाइट की उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूसली। और जो क्योंकि जो वेव पिक्चर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के सरफेस पे वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड, यानी कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की उतना ही ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। Consequently, the greater the intensity, the greater should be the energy absorbed by each electron, यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी जो मेटल पे पड़ रही होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। इन दिस पिक्चर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अब इस केस में ये देखा जाता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ते जाती है जैसे जैसे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। ऑल्सो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है रेडिएशन की, ठीक है। सफिशिएंटली इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन शुड बी एबल टू इम्पार्ट enough energy to the electrons so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface, और उनके पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो मेटल सरफेस को क्या कर सकें, एस्केप कर सकें। अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड नॉट एग्जिस्ट, तो इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का शब्द आ ही गया तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद अगर एनर्जी इससे भी हल्की सी भी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका एस्केप कर जाता है, ठीक है। In the wave picture, the absorption of energy by electron takes place continuously over the entire wave front of the radiation. अब इसमें जो entire wave front है उसके वजह से होता है, ठीक है। Since a large number of electrons absorb energy, अब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, the energy absorbed per particle per electron per time turns out to be small. अब क्या करते हैं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम वो कम है। Since a large number of explicit calculation estimate that it can take hours or more for a single electron to pick up sufficient energy to overcome the work function and come out of the matter। अब इन्होंने ये देखा गया कि कैलकुलेशन जब हुई तो ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी जमा करने के लिए ताकि वो वर्क फंक्शन कर सके उतनी एनर्जी जमा करने के लिए घंटों और चाहे बहुत सारा टाइम भी लग सकता है, ठीक है, ताकि वो वर्क फंक्शन को जितनी एनर्जी जनरेट कर सके और मेटल से भाग सके। बट दिस पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्ट द ऑब्जर्वेशन वी सॉ इन द प्रीवियस पार्ट, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो हमने पिछले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में पढ़ा था। देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द वेव मॉडल ऑफ लाइट। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव मॉडल ऑफ लाइट से नहीं समझा सकते, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, जो वर्किंग वाला था वो पिछले वो वैसा का वैसा ही होता है जैसा हमने पहले अब भी पढ़ा था, ठीक है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाली है, तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।